मेरा नाम राश्ता है और मैं एक रात गहरी नींद में थी। तभी मुझे लगा कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता से मैंने अपनी आंखें खोलीं और अपनी मालकन को अपने बिस्तर के करीब खड़ा देखा। मैं फौरन बैठ गई। पहले तो मैंने सोचा कि मेरे मालिक को कुछ हो गया था, वो मुझे इस वक्त जगाने आई है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, खामोश रहो और यहाँ से जल्दी उठ जाओ। मुझे हैरत हुई कि वो मुझे इतनी देर रात जगाने क्यों आई थी और वो मुझे खामोश रहने के लिए क्यों कह रही थी। फिर कुछ दिन पहले जो खबर मैंने सुनी, मैंने सोचा कि शायद कोई घर में दाखिल हुआ है, इसीलिए वो ये कर रही है। मैंने एक इशारे के साथ पूछा, क्या बात है मालकन? इसलिए उसने मुझसे जो कुछ भी कहा वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी था। मेरी मालकन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर अपने शौहर के साथ उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि आप ये क्यों चाहती हैं और मैं आपके शौहर के साथ कैसे सो सकती हूँ, लेकिन वो इसरार कर रही थी कि जब वो वापस आएगी तो मैं 1 घंटा वहाँ रहूँ, फिर मैं वहाँ से आऊँ और किसी को पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे डर था कि अगर मेरे मालिक को पता चला तो वो हम दोनों को घर से निकाल देगा। मुझे अपने मालिक के साथ सोना बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मेरी मालकन मुझसे मिन्नत कर रही थी, इसीलिए मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी और उसके कमरे में गई और बिस्तर के एक कोने में सिमट कर सो गई। सबसे पहले मेरी मालकन वापस आई। उसने मुझे जगाया और मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। जब मैं सब नाश्ते के लिए उठी तो मालिक घर पर था और उसके चेहरे से मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ नहीं जानता। मैं मालिक के जाने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मालिक घर से गया, मैं अपनी मालकन से पूछा कि उसने मुझे रात को मालिक के कमरे में क्यों भेजा था। मालिक के जाने के बाद जब मैंने मालकन से पूछा कि आप रात को कहाँ गई थीं और ये कितने अरसे से चल रहा है, तो वो मेरे सवाल पर रुक गई और कहा, मैं अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल गई थी। मैंने सोचा कि अगर वो किसी दोस्त के साथ अस्पताल गई थी तो इसमें क्या गड़बड़ है और उसे ये शौहर से क्यों छुपाना पड़ा। जब मैंने अपनी मालकन को इस बारे में बताया तो उसने कहा, मेरी दोस्त आपके मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो अकेले रहती है और शादीशुदा नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि अकेले रहने वाली लड़कियां किरदार में अच्छी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हारा मालिक भी अपने दोस्त के मर्दों की तरह बेकिरदार समझता है। मैंने मालकन से पूछा, आपके दोस्त को क्या हुआ कि उसे इतनी देर रात अस्पताल जाना पड़ा। इसीलिए मेरी मालकन ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि तुमने रात को मुझे बचाया। मैंने बहुत पूछा कि आप किस अस्पताल गए थे ताकि मुझे कुछ मालूम हो, लेकिन मेरी मालकन ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और घर से निकल गई और मुझे लगा जैसे कुछ गड़बड़ हो रही थी। ज़रूर मेरी मालकन कुछ गलत कर रही थी और अस्पताल जाने के बहाने रात को कहीं और चली जाती। मेरी मालकन तकरीबन 4 घंटे के बाद वापस आई और वो 4 घंटे इस तरह डरते डरते गुजरे। जब भी मेरा मालिक करवट बदलता था, मैं सोचती थी कि अब इसकी आंख खुल जाएगी तो पता नहीं आज रात मेरा क्या बनेगा। लेकिन अब मैंने अपने दिल में पूरी तरह सोचा था कि अब मैं कभी भी अपनी मालकन की बात नहीं सुनूंगी और अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो मैं अपने मालिक को पूरी सच्चाई बता दूंगी, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगले दिन मैंने अपनी मालकन से दोबारा बहुत सारे सवालात पूछे, लेकिन उसने मेरे हर सवाल को गोलमोल कर दिया। दिन इसी तरह से गुजरते गए। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरी मालकन दोबारा मेरे कमरे में थी और चाहती थी कि मैं आज रात उस कमरे में वापस जाऊं। मगर इस बार मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि मैं आज मालिक को सब कुछ बता दूंगी। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगी और यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगी। जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरे मुस्तकबिल का सवाल था और इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर ही आएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या अपने मालिक को बता देना चाहिए या फिर मालकन की बात मानकर खामोश रहना चाहिए? मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे मालिक ने मेरी तरफ करवट ली है। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं जाग रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी, मगर मेरी मालकन के मुझ पर बहुत एहसान थे। हमारे गांव में एक छोटा सा कॉलेज था। हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाती थीं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मैं कई बार मालकन के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी। लेकिन मेरी मालकन ने ज़िद की कि वो मेरा दाखिला बड़े शहर में करवाएगी और ख़ुद ही मेरे सारे कागजात ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा दाखिला हो गया तो उसने खुद ही पेशकश की कि मैं उसके घर में उसके पास रहूँगी। मेरी मालकन ने अपने शौहर और वालिदैन को कैसे राज़ी किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं गाँव छोड़कर शहर में आ गई हूँ। मुझे यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे,
लेकिन हर काम में मेरी मालकिन मेरा साथ देती थी। जिस तरह का फैशन चलता था वो मुझे उसी तरह के कपड़े ला कर देती थी, मुझे अच्छा खाना खिलाती थी और मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। और इसी तरह के बहुत से एहसान मुझ पर बन गए थे। वैसे भी वो मेरी बड़ी मालकिन थी तो मैं उसकी हर बात माना करती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज में छुट्टी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी। मुझे लगता था कि मालकिन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, शायद इसीलिए इतना कहती है क्योंकि खुद उसने छोटे ही से कॉलेज में पढ़ा था। मेरी मालकिन के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं था। मेरी छुट्टियां अभी कुछ बाकी थीं, फिर भी मैं गांव से वापस आ गई। मेरे मालिक भी मुझे घर का एक हिस्सा समझने लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। जिस दिन मैं गांव से वापस आई थी उस दिन थकावट की वजह से मैं जल्दी सो गई। जब आधी रात को मेरी मालकिन मेरे कमरे में आई तो उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरी दोस्त अस्पताल में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे मालिक उसे पसंद नहीं करते, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ ताकि उन्हें मालूम ना हो कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस पर ज़्यादा नहीं सोचा, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक बार उसकी बात मानकर मैं अपने लिए क्या मुश्किल खड़ी कर लूँगी और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या क्या मुसीबतें लाएगी, ये हकीकत मुझे नहीं मालूम थी। एक हफ्ता गुजरा था जब दोबारा मेरी मालकिन ने मुझे उसके कमरे में जाकर सोने को कहा। मैं तो बहुत बहस कर चुकी थी, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जब 2 से 3 बार यही आदत रही तो मैं भी अब बहस करना छोड़ चुकी थी। जब भी वो मुझे जगाती खामोशी से मैं उसके कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे मालिक जाग रहे हैं और उन्हें मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी बीवी नहीं बल्कि नौकरानी है। मुझे बहुत डर लगा और मैं सोच रही थी कि अगर उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया कि तुम मेरे साथ क्यों लेटी हो तो फिर क्या होगा। मैं जैसे तैसे कुछ घंटे गुजारे और करीबन 5 घंटे बाद मेरी मालकिन वापस आ गई। दूसरे दिन मैंने मालकिन को बताया कि मुझे लगता है कि रात को आपके शोहर जाग रहे थे और उन्हें सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी मालकिन कहने लगी, नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वो मुझसे या तुमसे सवाल करते। तुम डरो मत। मुझे उसकी इस झूठी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब तो मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और मालकिन का ये सिलसिला भी जारी था। मेरी मालकिन पहले हफ्तों में एक बार जाती थी, मगर अब तो हर 2-3 दिन बाद जाती थी। मेरी मालकिन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जाती है और जब मैं पूछती भी थी तो इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो जिस दोस्त का नाम बताती थी उस दोस्त को आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं था। ना कभी वो हमारे घर आई थी और ना ही मेरी मालकिन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने गई थी। मुझे शक हो रहा था कि वो कुछ तो गलत कर रही है, लेकिन बता नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि इससे पहले कि ये बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसीलिए मैंने सारी प्लानिंग कर रखी थी। 2 दिन हो गए थे और मेरी मालकिन ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसीलिए मुझे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर जाएगी। जब रात को मालकिन ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और जब उसने देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वो घर से निकल गई। लेकिन मैंने पहले ही से प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए फ़ौरन तकियों से अपना जिस्म बनाया और दबे कदमों से उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी मालकिन जा रही थी मैं भी उसी के पीछे चल रही थी। मुझे इस बात की भी फिक्र थी कि अगर मेरे मालिक जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले ही से यकीन था कि वो सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं मालकिन के पीछे दबे पांव चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और अंधेरे का ही हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मेरी मालकिन बगैर किसी डर और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी दूर चलने के बाद रुककर पीछे भी देख लेती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसीलिए शायद उसे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी मालकिन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सकी और हैरत की बात ये थी कि गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह भी ऑन नहीं थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इस वजह से मुझे कुछ मालूम ना हो सका कि वो गाड़ी किसकी है और उसका नंबर क्या है। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वापस घर आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी मालकिन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस रात यकीन था कि मेरे मालिक जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई आवाज़ पैदा की। फिर 3 घंटे के बाद मालकिन वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और वो अपनी जगह पर लेट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज से अपनी मालकिन से फिर सवाल करूंगी कि वो कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ न बताया तो सारी बातें अपने मालिक को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी मालकिन पर हैरत हो रही थी।
कि वो कैसे ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गलत रास्ते पर जा रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। शायद वो किसी लड़के के साथ जाती है। और अब मैं अपनी मालकिन के मामलात में बहुत गौर कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे मालिक की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर मेरी मालकिन रोज़ रंग बरंगी सूट कहाँ से लेती है और मुझे भी जेब खर्च देती है? इस बात ने मुझे शक में डाल दिया था। फिर एक दिन मालकिन को धमकी दी तो उसने आगे से मुझे धमकी दे डाली। मालकिन कहने लगी, अगर तुमने मेरा राज ना रखा तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। फिर सोच लेना, इसके बाद ना तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, ना ही तुम्हारे पास इतने वसाइल हैं और ना ही तुम्हें ऐसी नौकरी दोबारा मिलेगी। इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थीं। अगर मालकिन वाकई ऐसा कर देगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की खुदगर्जी पर अफसोस हो रहा था। मैं उसी वक्त रोते हुए वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि मेरी मालकिन ये सब कुछ क्यों कर रही है। पहले तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं करती थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। जबकि वो शहर में अकेले पढ़ने गई थी, उसने शहर से 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया था। तब वो अकेले रहती थी। मैंने कभी भी उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब जब वो ऐसे काम क्यों कर रही है? कभी कभार लगता था कि वो कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन आंखों देखा कभी झुटलाया नहीं जा सकता। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी बेइज्जती होती, और अगर ना बताती तो मुझे अपनी मालकिन के इशारों पर नाचना था और उसकी कठपुतली बनकर रहना था। इसीलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव जाती तो भी सब सवाल करते, और अगर किसी से कुछ बताती तो मालकिन की धमकी सामने आती थी। इसलिए मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरी रजामंदी नहीं थी, और दूसरी तरफ मेरे मालिक के रंग भी बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस था। वो मालकिन के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी मालकिन आगे पीछे होती तो वो मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वो जानते हों कि मैं रात को उनके पास सोई हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल थी। मैंने सोचा था इस बारे में मालिक से बात करूंगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी दूर रहती थी। एक बार मैं मालकिन की अलमारी में कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। पीछे की तरफ कुछ छिपाया गया था, और जब मैंने वो खोलकर देखा तो मैं हैरतज़दा रह गई। इसमें लड़कियों के बोल्ड ड्रेस पड़े हुए थे। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहने। मैंने अपनी मालकिन को भी कभी ये पहने नहीं देखा था। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शक सही है। मेरी मालकिन गलत रास्ते पर चल रही है। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपनी किसी से मिलने जाती है। अब मुझे अपनी मालकिन से बड़ी नफरत महसूस हो रही थी, और इधर मालिक का रवैया भी बदलता जा रहा था। और मैं ये बात मालकिन को भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो वो मेरी क्या मदद करेगी। फिर एक दिन आखिर मेरी परेशानी दूर हो गई और मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने का मंजर बहुत ही डरा देने वाला था। पुलिस वालों ने मेरे मालिक को पकड़ रखा था और मेरी मालकिन वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरी मालकिन ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मुझे लगता है मेरी मालकिन ने अपने शौहर को पकड़वा दिया था ताकि वो किसी और के साथ रंगरलियां मना सके। यही बात मैंने अपनी मालकिन से बोली तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे मालिक चिल्लाने लगे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी मालकिन पर गुस्सा होने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अपने शौहर को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थे तो तुम उन्हें छोड़ सकती थी, लेकिन किसी बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी मालकिन ने कहा, वो बेगुनाह कैसे है? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? मालकिन की इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई। तो मेरी मालकिन ने कहा कि अब तुम यहाँ बैठो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मेरी मालकिन ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी थी। वो बोली, शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। उस पर उसने मुझे बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वो उसकी ट्रेनिंग लेने आई थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। कुछ साल के बाद जब उसके लिए रिश्ता आया तो उसके माँ बाप ने जिद करके मालकिन की शादी कर दी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपने शौहर से कहा कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है तो मालिक ने सख्ती
सख्ती से मना कर दिया और उसने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो पहले ही फोर्स ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी हेड ने उसे कहा था कि वो रिटायरमेंट ना ले, बल्कि वो रोज़ ना आए, लेकिन पुलिस के जो छुपे हुए मिशन हैं उनमें वो मदद कर दिया करें। इस पर उसने हामी भर ली। शुरुआत में उसे ऐसा लग रहा था कि घर की किसी मजबूरी की वजह से उसका शौहर मना कर रहा था, लेकिन एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और उसने अपने शौहर को बताए बगैर काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम किया गया तो पता चला कि मेरे मालिक भी इसी गैंग का एक हिस्सा है और इसीलिए मालिक उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मालकन को ये भी समझ आ गई कि मालिक मुझ पर भी बुरी नज़र डाल रहे हैं। इसीलिए उसने अपने प्लान को जल्दी पूरा करने का इरादा किया और जल्दी से मालिक के खिलाफ भी सबूत ढूंढ लिए। मालकन बोली, आज मैंने खुद उसकी गिरफ्तारी भी की है, क्योंकि मैं अपने शौहर को खो सकती हूँ, लेकिन इस मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगी। और तुम मेरी मोहसिन हो, मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ ऐसा माहौल मिलेगा। अब मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी सी होने लगी। मैंने अपनी मालकन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने फ़ौरन मालकन से माफ़ी मांगी। उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी मालकन ने अपने शौहर को छोड़ दिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। हम अब भी इस शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी मालिक का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता है कि मेरी मालकन किसी गलत रास्ते पर चलेगी और ये मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। किस्त नंबर 15। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने उम्मी से पूछा, कैसी रही निवायर नाइट? उम्मी ने कहा, बहुत अच्छी, खूब एंजॉय किया। वो लोग कब गए? वो दोनों सुबह 5 बजे गए थे। इसके बाद मैं ट्यूशन निकल गया। वापसी पर घर आया तो उम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रहे हैं। मैंने कहा, यह तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगी, लेकिन कोई हल ढूंढ लूंगी। उम्मी बोली, तो क्या हुआ, 1 माह की ही तो बात है, कर लेना गुजारा, देखती हूं। उम्मी एक लंबा सांस लेकर बोली, क्या वजह फैसल के साथ निवायर नहीं मनाया? मैंने पूछा। उसके साथ आज रात को, वो कल यहां था नहीं, इसलिए जावेद और अरशद के साथ प्रोग्राम रखा लिया। ओके, तो क्या वो भी रात को रखेगा? अरे नहीं, फरी होकर चला जाता है, कभी नहीं रखा वो तो। अम्मी ने कहा। रात को खाने के बाद तकरीबन 11 बजे शाजिया, मेरी सगी उम्मी अपने दूसरी बार तैयार हो चुकी थी। फैसल 11:30 आया। अम्मी ने उससे खाने का पूछा। वो बोला, खाकर आया हूं। साल के पहले दिन की वजह से काम का रिश्त था तो लेट दुकान बंद की उम्मी और वो उम्मी के बेडरूम में चले गए। मैं भी सोने चला गया क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। दूसरे दिन से वही रूटीन शुरू हो गई। अलबत्ता आज उम्मी ने उठकर नाश्ता बना दिया था और काम वाली भी आज की थी। ये हफ्ता यूं ही गुजर गया। सबा से मिलने का कोई मौका नहीं बन रहा था। वे एक एंड से एक दिन पहले अबू का फोन आया कि वो कल फलां वक्त की फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मैंने चचा को भी फोन करके बता दिया। दूसरे दिन में चचा के साथ गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंच गया। आज इतवार की छुट्टी थी। फ्लाइट वक्त पर पहुंची। 1.5 घंटे बाद अबू बाहर आए। हम दोनों ने उनको वेलकम किया, फिर घर आ गए। आज तो हमारे घर चची और बच्चे भी आए थे। अम्मी ने सबके लिए नाश्ता बनाया। अबवामी और बाकी सब से मिले। अम्मी बज़ाहिर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे पता था कि अंदर क्या चल रहा है। अब वो सब के लिए गिफ्ट्स लाए थे। उन्होंने मुझे मेरे गिफ्ट्स दिए और चचा और उनकी फैमिली को भी दिए। अम्मी का बैग अलग था। अबुआ एक धान पान से दरमियाने कद की आदमी हैं, जिनकी काजसम ऐसे है कि कुछ भी खा लें, लेकिन सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। दिन में काफी रौनक रही। चचा औरान की फैमिली को अबू ने रोक लिया और सब लोग रात का खाना खाकर गए। इस दौरान अबू लाउंज में हैं बैठे रहे। ज्यादा वक्त सबके साथ गप शुप की मुझसे मेरी पढ़ाई का पूछा। मैंने आज ट्यूशन से भी छुट्टी की। अबू की वजह से रात को खाने के बाद मैं तो 10 बजे जाकर सो गया, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। चचा और उनकी फैमिली भी निकल गई। अम्मी अबू के दरमियान क्या हुआ, इस बारे मुझे दूसरे दिन ही पता। अब तुम बताओ, क्या मैं उसे रह सकती हूं? जवान हूं, मेरे भी जज्बात हैं, बस नाम का रिश्ता रखा हुआ है, वरना कब का छोड़ चुकी होती उस शख्स को, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई नहीं। मैंने कहा, हाँ ठीक कहा। फिर मैं सुकोल निकल गया। वापसी पर आया तो अबोला उंज में बैठे टीवी देख रहे थे। उनके साथ खाना खाकर फिर से ट्यूशन को चल पड़ा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। यह बात वेक एंड की है। जब एक दिन में ट्यूशन से घर आया
तो उम्मी और अबू की किसी बात पर बहस चल रही थी। अबू गुस्से में थे और उम्मी से पूछ रहे थे कोई बात, जबकि उम्मी रोते हुए कस्में खा रही थी कि जैसा आप सोच रहे हैं कुछ नहीं, तो फिर वो कौन था जो दिन को घर आया था? वो मेरे बेटों जैसा है। मेरे मोबाइल में कोई मसला था तो वो ठीक करने आया था। आप तो ख्वाह मख्वाह मुझ पर शक कर रहे हैं। वो दोनों अपने बेडरूम में थे। मैंने बक्स रखे और बाहर लाउंज में आ गया। मोबाइल किया, बेडरूम में ठीक होते हैं, किसी को गले लगाकर शाजिया बेगम, अबू बोले और धाड़े। वो मैं मोबाइल उठाने आई थी अंदर, तो वो भी आ गया और मुझे से टकरा गया। और आप कह रहे हैं बुलाया हुआ था। मेरी बात पर यकीन नहीं तो राहील को बुलाकर पूछ लो। अम्मी अबू की आवाज आई। मैं अंदर गया। अबू जो पूछो बताना। मेरे बाहर होते वक्त तुम्हारी उम्मी किसी को मिलती है? अबू ने मुझसे सवाल किया। मैंने एक नजर उम्मी को देखा जिनका रंग फिक था और रोती आंखों में एक इल्तिजा। दिल तो क्या सब कुछ ही बता दूं, लेकिन इम्मी पर तरस आ गया और झूठ बोल दिया। नहीं तो किसी से भी नहीं। जहां भी जाना होता है मेरे साथ जाती हैं और घर में सिर्फ काम वाली आती है। मेरा झूठ मेरे सगे बाप की जान ले गया। अबा के कत्ल के बाद मैंने खुद को बहुत कोसा और जेल जाकर बहुत गालियां दें कि अगर इस दिन सच बोल देता अबू कत्ल ना होता। अबू ने कहा बाहर जाओ। तुम में बाहर गया और वो दोनों भी खामोश हो गए। रात को अबू की दावत थी चचा घर। हम सब वहां के खाने के बाद रात गए घर आए और आकर सो गए। दूसरे दिन उतवार था। अबू चचा की दुकान पर पे चले। हिसाब किताब के लिए काम वाली की आज छुट्टी थी। अब्बा के जाने के बाद मैंने उससे पूछा कल क्या हुआ। उसने बताया कि अभी भी चचा की दुकान पर गए थे तो उम्मी ने फैसल को बुला लिया। अभी दोनों आए ही थे कि अबू आए। वो जल्दी से अलग हुए, लेकिन अबू ने जोघर की चाबी साथ लेकर गए थे। अंदर आए तो इन दोनों को अलग होते देख लिया। वो दोनों बेडरूम में थे और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए तफरीह के वक्त आधी छुट्टी लेकर घर आ गया। जब मैं घर के अंदर बाइक खड़ी करके लाउंज में दाखिल हुआ, तवामी की आवाज आई, फैसल, इसको आज हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं समझा फैसल से फोन पर बात कर रही है। मैं बैग रखकर जब मैं बेडरूम में दाखिल हो तो सामने बेड पर फैसल और इम्मी दोनों अबू को लगे थे और बेड पर अबू साकित हरकत पड़े थे। फैसल ने दोनों हाथों से अबू की गर्दन को किस रखा था। मैंने चुप करके फसल को धिका दिया। वो बेड के दूसरे किनारे पर जाकर और साथ एक हाथ से पीछे धकेला। जब मैंने अबू को हलाया जलाया, आवाज दी तो खामोश थे, बेहिस वहरकत, बेजान, इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनका जिस्म अभी भी गर्म था, यानी वो लोग मिलकर मेरे अबू को मार चुके थे। मैं रोने लगा और अबू अबू पुकारने लगा। इतनी देर में फैसल ने मौका से फायदा उठाया और जल्दी से कपड़े पहनकर भाग गया। मैंने अम्मी को गुस्से से गाली दी। मेरे बाप को यार के साथ मिलकर कत्ल कर दिया तुमने। साथ ही पहली बार मैंने अम्मी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अम्मी ने चीख कर कहा, नहीं नहीं, हमने नहीं मार हमीद को, उसको तो दिल का दौरा पड़ा है। हम तो उसकी सांस बहाल कर रहे थे। तुम मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों अबू का सांस बहाल कर रहे थे। बहुत अच्छे। मैंने फोरा चचा का नंबर मिलाया और उनको रोते हुए सब कुछ बता दिया। वो भी सुनकर दंग रह गए और मुझे कहार को मैं पुलिस को लेकर आता हूं, तुम वहीं रहना। आधे घंटे बाद बैल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर और एक लेडीज का टेबल के साथ दो मर्द सिपाही चचा के साथ खड़े थे। मैं चचा के गले लगकर रोने लगा। लोग अंदर आए और सैयद अम्मी के बेडरूम में चले गए, जहां अम्मी कपड़े पहनकर झोटे वेन कर रही थी कि मेरे सर का ताज मीर अहमीद मुझे छोड़कर चला गया। हम सबको देखकर आमी और ऊंची आवाज में रोने लगी। मैंने इंस्पेक्टर को कहा, यही है वो डायन जो मेरे बाप को खा गई। अम्मी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, हमीद को दिल का दौरा पड़ा है। लेडी कांस्टेबल के एम्मी को पकड़ लिया और कहा, चलो बीबी, ये सब अब अदालत में कहना। पुलिस वालों ने मुझसे इब्तिदाई बयान लिया। मैंने अम्मी के सारे करतौत और 2 दिन पहले अबू के साथ होने वाली लड़ाई और आज जो कुछ देखा था सब बता दिया। पुलिस ने अबू की लाश को कब्जे में ले लिया और जरूरी कार्रवाई करके कमरे का जायजा लिया। पुलिस को वहां से एक इस्तेमाल शुदा की और मोबाइल मिला जो फैसल का था। आज फिर वो जल्दी में अपना मोबाइल भूल गया था। यहां अम्मी का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया
और अबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके उम्मी को पकड़ कर ले गए। इम्मी ने हिंसता बस्ता घर उजाड़ दिया और खुद भी सुलाखों के पीछे पहुंच गई। शाम को अबू की लाश हमें मिली। चचा ने अबू की आखिरी रसूमात और तदफीन का सारा इंतजाम किया और दूसरे दिन अबू को स्पर्द-खाक कर दिया गया। फैसल को कत्ल वाली शाम इसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके पुलिस ने जेर हिरासत ले लिया। दोनों आदि मुजरिम तो थे नहीं, लिहाजा पुलिस की तफ्तीश के सामने न टक सके और एतराफ जुर्म कर लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक अबू को गला घोंट कर मारा गया। उसके इब्तिदाई बयान के मुताबिक अबू हक ज़ौजियत अदा करने के काबिल न थे, इसलिए उम्मी को दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना पड़े। वारदात वाले दिन अबू सुबह दुकान पर गए, लेकिन किसी काम से घर आए जहां उम्मी फैसल के साथ। आबू ने जब ये देखा तो वो चलाए। उन्होंने फैसल को मारना चाहा, लेकिन उम्मी ने उससे पहले ही अबू को बेड पर धुका देकर गर लिया और फैसल को कहा, उसको आज खत्म ही कर दो। दोनों ने मिलकर अबू को काबू किया। उम्मी ने अबू की टांगों और हाथों को पकड़ा। अबू थे भी धानपान से। फैसल ने अपने हाथों से अबू का गला दबाना शुरू कर दिया। ये इस वक्त की बात है जब मैं घर पहुंचा था, लेकिन मेरे उम्मी के बेडरूम पहुंचने तक अबू की सांस की डोरी टूट चुकी थी। फैसल ने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया। पुलिस ने चंद दिनों में दोनों का चालान अदालत में पेश कर दिया। इससे पहले मैं एक बारामी को मिलने जेल गया ताकि इससे बैनिक के कागजात पर साइन ले सकूं। अभी मुकदमा चलना शुरू नहीं हुआ था। उम्मी बहुत परसुकून थी, जैसे कुछ हवा ही नहीं। मैंने जो गाली मना में आई वो उम्मी को दे दी। खैर, अब के कल के बाद चचा ने वो घर बंद कर दिया और मुझे अपने साथ ले आए अपने घर। मेरा तो सब कुछ जड़ गया था। बाप दुनिया से चला गया और नाम नहादामी जेल में। मेरी ट्यूशन काफी दिन से छोड़ चुकी थी। सर एजाज और सबा ने मुझे काफी हौसला दिया और मैं 3 हफ्तों बाद ट्यूशन जाना शुरू हो गया। स्कूल की भी 1 हफ्ते की छुट्टी की थी। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। जब भी ट्यूशन जाता तो अपनी गली देखकर रोना आता था। हैरत की बात है उम्मी के, वो दोनों यार जावेद और इरशुद ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। जाहिरी बात है उनको कोई और मिल गई होगी उम्मी जैसी। एक कातला से कौन ताल्लुकात रखता है। मुकदमा चौंकी साफ था, आईने की तरह, इसलिए जल्द ही फैसला हो गया। अम्मी और फैसल को उम्र कैद हो गई थी। फसल तो उसे सुनकर ही रो पड़ा, जबकि उम्मी प्रसकून थी। फैसल के घर वालों ने चचा से सुलह की बात की सजा होने के 1 हफ्ते बाद चचा ने मुझसे पूछा। मैंने मना कर दिया क्योंकि वो भी माँ बाप का उकलौता था, लेकिन जो कुछ उसने किया था वो ना काबिल मुआफी था। जो जुर्म उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मासूम शरीफ और बेगुनाह बाप का गला दबाकर उनकी जान लेने का किया था, वो मंजर में चाहकर भी नहीं भला सकता था। मेरे इम्तिहान हो चुके थे, अब राय का इंतजार था। दोस्तों, मुकम्मल कहानी खरीदने के लिए हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें।